मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, महिला सहायक आचार्य, श्री राधे श्याम आर मुरार का राजकीय महाविद्यालय में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट 3 विषय है BST अंकेक्षण प्रबंध लेखांकन प्रश्न पत्र प्रथम में हम अभी पूंजी संरचना में अलग अलग टॉपिक्स पर अध्ययन किया है, पढ़ा है। अब हम पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कि पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक कंपनी की भावी सफलता उसकी वित्तीय योजना तथा पूंजी संरचना पर निर्भर करती है। संस्था को एक आदर्श पूंजी संरचना के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए। पूंजी संरचना के निर्धारण के लिए उन सभी तत्वों पर विचार कर लेना चाहिए जो कंपनी की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्वों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, अर्थात 2 भागों में बांटा है। पहला है आंतरिक तत्व, इंटरनल फैक्टर्स, और दूसरा है बाह्य तत्व। पहला हमने जो आंतरिक तत्व है उसमें कौन कौन से तत्व इसमें सम्मिलित हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला है व्यवसाय की प्रकृति, दूसरा है आय की निश्चितता एवं नियमितता, तीसरा है व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा, चौथा है भावी योजनाएं, पांचवा है प्रबंधकों का दृष्टिकोण, छठा है कार्य की स्वच्छंदता, और सातवां है परिचालन अनुपात, आठवां है समता पर व्यापार, और नौवां है पूंजी दंतीकरण, और अंतिम जो 10वां है वो विभिन्न साधनों में सुखद समन्वय। ये हमारे आंतरिक तत्व हैं। इसलिए हम आंतरिक तत्वों का विस्तार से अध्ययन करें तो व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ द बिजनेस क्या होनी चाहिए। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति पूंजी संरचना को शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। जो संस्थाएं निर्माणकारी कार्यों में लगी होती हैं उनमें स्थायी पूंजी की अधिक तथा कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होती है, जबकि व्यापार कार्य में लगी संस्थाओं के लिए स्थायी पूंजी कम तथा कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। जिन संस्थाओं में स्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है वे संस्थाएं अपनी पूंजी का एक बड़ा भाग ऋण पूंजी द्वारा प्राप्त करती हैं। वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं से अपनी साख के आधार पर ऋण सुविधा आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। तो पहला था व्यापार की प्रकृति क्या है। यदि व्यापार की प्रकृति स्थायी पूंजी की अधिकता वाली है तो उसमें ऋण पूंजी के द्वारा राशि प्राप्त कर ली जाती है, और कार्यशील पूंजी की अधिकता है तो अंश या शेयर के माध्यम से। दूसरा जो हमने बिंदु पढ़ा था, आय की निश्चितता एवं नियमितता, रेगुलरिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ द इनकम। पूंजी संरचना आय की निश्चितता एवं नियमितता से भी प्रभावित होती है। एक संस्था को ऋण पत्र एवं बॉन्ड तभी निर्मित करने चाहिए जब संस्था की आय भविष्य में निश्चित नियमित हो। जब धनराशि की कुछ समय तक ही जरूरत हो तथा बाद में आवश्यकता न हो तो विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश निर्मित किए जाने चाहिए। जब संस्था की आय के बारे में अनिश्चितता हो तब समता अंशों का निर्माण किया जाना चाहिए, अर्थात आय की निश्चितता व नियमितता के हों तो हम ऋण पत्रों या बॉन्ड के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता की स्थिति हो तो समता अंश इक्विटी अंशों का निगमन करके पूंजी को किया जा सकता है। तीसरा था व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा। पूंजी संरचना व्यापार पर नियंत्रण की इच्छा से भी प्रभावित होती है। यदि कंपनी का नियंत्रण प्रवर्तकों, संस्थापकों अथवा कुछ ही व्यक्तियों के समूह के हाथों में केंद्रित रहना होता है तो समता अंशों का निर्माण किया जाता है, जिसका एक बड़ा भाग कुछ लोगों के पास केंद्रित रखा जाता है तथा शेष भाग
अनेक छोटे छोटे अंशधारियों में बांट दिया जाता है। कंपनी को जब अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह बाद में वह पूर्वाधिकार अंश अर्थात ऋणपत्रों से प्राप्त की जाती है, जिन्हें प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार समताधारियों का है। चौथी है भावी योजनाएं। फ्यूचर प्लान क्या है उसका? एक संस्था की पूंजी संरचना केवल वर्तमान को ही ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती, बल्कि संस्था की भावी विकास योजनाओं को भी ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए अधिकृत पूंजी अधिक रखी जाती है, जिसे भविष्य में आवश्यकता के समय निर्मित किया जा सके। प्रारंभ में समता अंशों से पूंजी प्राप्त की जाती है, बाद में पूर्वाधिकार अंश या ऋणपत्रों से पूंजी प्राप्त की जाती है। संस्था की भावी योजना को ध्यान में रखकर पूंजी संरचना का निर्माण करना चाहिए, अर्थात हमें भावी योजनाएं क्या हैं उसी के अनुरूप पूंजी का निर्माण करना चाहिए, उसी के अनुरूप समता पूर्वाधिकार ऋणपत्रों के प्रयोग से निर्गमन करके हमें पूंजी प्राप्त होनी चाहिए। और पांचवा है प्रबंधकों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। पूंजी संरचना पर प्रबंधकों के दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रबंधकों के भावी अनुमान, अनिश्चितता व जोखिम को सहन करने की क्षमता, प्रबंधकों का अनुभव इत्यादि विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखकर ही अंश पूंजी वर्ण पूंजी का अनुपात निश्चित किया जाता है। और इसमें गुथमैन एंड गूगल के शब्दों में यदि हम कहें तो कहते हैं कि प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसके बारे में प्रबंध चतुरता, निर्णय, अनुभव, स्वभाव तथा प्रेरणा में विभिन्न होता है। ये समान जोखिम का भिन्न प्रकार से मूल्यांकन करता है तथा इसकी ऋण पूंजी द्वारा वित्त व्यवस्था करने की इच्छा में भी भेद होता है। इसलिए पूंजी ढांचा समान रूप से प्रबंधन की जो आयु है, अनुभव है, महत्वाकांक्षा है, विश्वास है तथा रूढ़िवाद से प्रभावित होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के प्रबंधन अपने दृष्टिकोण तय करते हैं। कार्य की स्वच्छंदता। कुछ संपादक व्यवसाय की नीति निर्धारण या निर्णयों में अन्य व्यक्तियों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। इस हादसे के लिए वे पूंजी संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि उनके हाथों में समस्त नीति निर्धारण व क्रियान्वयन का अधिकार केंद्रित रहे। ऐसा करने के लिए साधारण अंश पूंजी का निर्माण नहीं किया जाता है, जिस पर प्रबंध या उसके एक वर्ग विशेष का अधिकार होता है, बल्कि ऋणपत्रों का निर्माण किया जाता है। ऐसा करने से प्रबंधक अपनी इच्छा अनुसार नीति निर्धारण में निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ऋणदाताओं का हस्तक्षेप नहीं होता। मंदी काल में भी प्राय उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति गिर जाती है। ऐसी स्थिति में संस्थाएं मूल्य नीति के परिवर्तन कर सकती हैं तथा वित्तीय संगठन के समय संपत्तियों पर भार उत्पन्न करके ऋण पूंजी प्राप्त कर सकती हैं। ऐसी संस्थाएं जिनकी संपत्तियों पर पहले से ही ऋण पूंजी का व्यवहार हो, प्राय अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करती हैं। अतः कार्य की स्वतंत्रता के बारे में हमने पढ़ा। अब परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो। परिचालन अनुपात बेचे गए माल की लागत व परिचालन व्ययों के योग में शुद्ध विक्रय का भाग दिया जाता है। जो परिचालन अनुपात में जो माल बेच दिया जाता है, बेचे गए माल की जो लागत है और परिचालन पर जो व्यय होते हैं उनका योग में यदि शुद्ध विक्रय नेट सेल्स का भाग लगा दिया जाए तो परिचालन अनुपात ज्ञात हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लें कि व्यवसाय का शुद्ध विक्रय 10,000 रुपये का है तथा विक्रय की लागत 6,000 और परिचालन में 3,000 है, तो परिचालन का अनुपात कैसे निकालें? 9,000 बटे 10 गुणा 100 बराबर 90% हुआ। अर्थात शुद्ध विक्रय के प्रत्येक 100 रुपये में से केवल 10 रुपये ही दीर्घकालीन देनदारियों पर ब्याज व लाभांश के लिए बचते हैं। ये उच्च परिचालन अनुपात कहलाता है। जितना अधिक होता है ये उच्च परिचालन अनुपात कहलाता है। सामान्यतः उच्च परिचालन अनुपात ऐसे व्यवसायों में होता है जिसमें मुख्यतः वस्तुओं क्रय विक्रय, मरम्मत या माल का परिष्करण किया जाता है
तथा जिसमें स्थायी संपत्तियां एवं यंत्रों का प्रयोग कम तथा श्रम शक्ति का प्रयोग अधिक होता है। इसके विपरीत निम्न परिचालन अनुपात सामान्यतः उत्पादक व्यवसाय में होता है। ऐसे व्यवसाय में श्रम शक्ति की अपेक्षा स्थिर संपत्तियों का अधिक प्रयोग होता है। अतः परिचालन अनुपात का पूंजी संरचना से घनिष्ठ संबंध होता है। जिन व्यवसायों में परिचालन अनुपात अधिक होता है वहाँ ब्याज व लाभांश की आय कम बचती है और ऐसे व्यवसाय की कुल आय की तुलना में स्थिर संपत्तियों पूंजी कण की मात्रा उतनी ही कम होगी। अतः साधारण अंशों के अनुपात में ऋणगत प्रतिभूतियों का अनुपात भी कम होगा। ऐसे व्यवसाय जहाँ परिचालन अनुपात कम होता है, स्थिर संपत्तियां व पूंजीकरण की मात्रा आय के अनुपात में उतनी ही अधिक होंगी, इसलिए साधारण अंशों के साथ साथ ऋणगत प्रतिभूतियों की मात्रा भी अधिक होगी। और 8वां है समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कभी कभी व्यवसाय के प्रवर्तक या प्रबंधक अधिक लाभ अर्जन की आकांक्षा में न्यूनतम विनियोगों के द्वारा व्यवसाय पर अधिकतम नियंत्रण करना चाहते हैं, जिससे समता अंश पूंजी पर ऊंचा लाभांश घोषित करके यथासंभव अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। और इस हादसे के लिए जिस सिद्धांत का सहारा लिया जाता है उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, समता पर व्यापार कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बहुत थोड़ी मात्रा में साधारण अंशों का निर्माण करके शेष पूंजी की व्यवस्था दीर्घकालीन ऋणों द्वारा की जाती है तथा उन्हीं के आधार पर कार्य संचालन किया जाता है। ऐसा करने से संस्था का स्वामी न्यूनतम विनियोग करके अधिकतम संपत्ति का स्वामी हो जाते हैं और व्यवसाय की प्रत्याय कुल विनियोगों पर प्राप्त होता है तथा कुल विनियोगों पर अर्जित प्रत्याय दीर्घकालीन ऋणों पर देय ब्याज से कहीं अधिक होता है। इसलिए शेष लाभ साधारण अंशों पर लाभांश के लिए उपलब्ध होता है। अतः साधारण अंशों पर अधिक दर से लाभांश घोषित करना संभव होता है। इस प्रकार ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की स्थिति में पूंजी संरचना इस प्रकार की जाती है कि जिसे साधारण अंश बहुत कम मात्रा में होते हैं जबकि दीर्घकालीन ऋण की मात्रा अधिक होती है। अर्थात समता पे व्यापार के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो साधारण अंश है उनकी मात्रा कम होगी और जो दीर्घकालीन ऋण है उनकी मात्रा अधिक होगी। अतः जब समता पे व्यापार की बात आती है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो कुल विनियोग पर जिदा प्रत्याय है वो दीर्घकालीन जो ऋणों पर देय ब्याज से कहीं अधिक होता है। अर्थात हम लंबी अवधि की ऋण लेते हैं और साधारण बहुत कम निर्गमन करते हैं, उस व्यापार प्रकार क्रिया को समता पर व्यापार कहते हैं। और इसमें 9वां है पूंजी दंती का कैपिटल गेनिंग एंड गियर रेशियो। परिवर्तनशील लागत प्रतिभूतियों जिसे साधारण अंश कहते हैं व स्थायी लागत प्रतिभूतियां जिन्हें पूर्वाधिकारी अंश ऋण पत्र कहते हैं के मध्य अनुपात को वित्तीय प्रबंध की भाषा में दंती अनुपात के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो परिवर्तनशील लागत प्रतिभूतियां जिसे साधारण अंश कहा है वह स्थायी लागत प्रतिभूतियां जिसे पूर्वाधिकारी और ऋण पूंजी कहते हैं, इन मध्य जो दोनों के अनुपात होता है वो दंती अनुपात कहलाता है। संस्था में उच्च तथा निम्न दंती अनुपात हो सकता है। ऐसी संस्थाएं जहाँ दंती अनुपात उच्च होता है वहाँ साधारण उतनी ही सट्टे की संभावना अधिक होती है तथा संस्था के साधारण अंशों के बाजार मूल्य सट्टे से प्रभावित होते रहते हैं। अतः प्रवर्तकों के लिए आवश्यक है कि पूंजी संरचना का निर्धारण करते समय स्थायी प्रत्याय व परिवर्तनशील प्रत्याय प्रतिभूतियों को पार्श्व अनुपात सावधानी के साथ निर्धारित करना चाहिए। और इसमें 10वां है विभिन्न संसाधनों में सुखद समन्वय। अर्थात एक संस्था को पूंजी प्राप्त करने के स्वामीगत साधन तथा ऋण साधनों में सुखद समन्वय स्थापित करना चाहिए जिससे कि व्यापार की अच्छी स्थिति रहे, प्रगति करे व्यापार। और अंतिम है व्यवसाय का आकार, साइज ऑफ बिजनेस। व्यापार का आकार भी पूंजी संरचना के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छोटे आकार के व्यवसाय में कम धन की आवश्यकता के कारण अंश पूंजी को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं में अंश व ऋण पत्रों का चयन
उनकी लागत के आधार पर किया जाता है, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि उसमें दीर्घकालीन ऋण या पूर्वाधिकार ऋण उनको अधिक महत्व दिया जाता है। और उसके अलावा इसमें आंतरिक तत्व के अलावा दूसरा भाग है बाह्य तत्व, एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसमें पहला है पूंजी बाजार की दशाएं, कि पूंजी बाजार की कैसी दशाएं हैं। मंदी की दशाओं में जब ब्याज दर कम होती है तथा लाभ की संभावना अनिश्चित व अनियमित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में साधारण ऋणों की अपेक्षा ऋण पत्र अधिक लोकप्रिय होते हैं। दूसरा है विनियोक्ताओं की प्रकृति व प्रकार। तीसरा है पूंजी निर्माण की लागत। और चौथा है प्रचलित विधान व नियम। पांचवा है वित्तीय संस्थाओं की नीति क्या होनी चाहिए और सरकारी नीति इसमें क्या होनी चाहिए। तो छठा जो सरकारी नीति का है कि सरकार की नीति भी उद्योग, व्यापार और श्रमों के बारे में प्रयोजनशील होती रहती है। विभिन्न समयों पर सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों को महत्व दिया जाता है। सरकार आधारभूत संरचना को अधिक महत्व देती है, तो इन्हें अधिक मात्रा में कम ब्याज पर अधिक ऋण पूंजी उपलब्ध करवाने पर इनकी पूंजी संरचना में ऋणों का अधिक भाग होता है, इस प्रकार। और सातवां है प्रतिस्पर्धा की स्थिति। जब आपसी प्रतिस्पर्धा हो मार्केट में, जन उपयोग या जनहित या परिवहन समय जो है उसमें प्रतिस्पर्धा समाप्त कर यदि सार्वजनिक अधिकार किया जाता है, तो ऐसी संस्थाओं की आय स्तर निश्चय होती है, इसलिए उन्हें पूंजीगत में ऋण पूंजी की अधिकता रखती है। और आठवां है मौसमी प्रकृति। यदि किसी उद्योग की प्रकृति मौसमी अधिक होती है, जैसे चीनी उद्योग, तब ऐसे उद्योगों मौसमी हिस्से से अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। अतः इसकी पूर्ति के लिए दीर्घकालीनों के स्थान पर अल्पकालीनों का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रकार हमने पूंजी संरचना में जो पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व थे, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व, उनका अध्ययन किया है। धन्यवाद।